हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिकॉर्न एकेडमी। मेरा नाम सौरभ चंदा है और मैं एनआईटी शिलचर में पढ़ता हूँ। तो हमारी जो फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ है वो आज से स्टार्ट हो रही है और आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ मैटर, वो आज हम देखेंगे। तो आप अपने साथ एक पेन और पेपर रखिए ताकि आप नोट कर सकें बातों को। स्टार्ट करते हैं। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन देखते हैं। ठीक है, जो मैटर और रेडिएशन है, रेडिएशन मतलब लाइट, उनका दो नेचर, मतलब नॉर्मली तो मैटर क्या होता है, पार्टिकल नेचर का होता है, रेडिएशन क्या होता है, वेव नेचर का होता है। इनका बाद में पता चला कि इनका दो नेचर है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज़ हम सीखने वाले हैं वो है फोटॉन्स। फोटॉन्स के बारे में सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है, कब डिस्कवर हुआ, सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ये मैक्स प्लैंक जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1900 में एक थ्योरी दिया था कि जो लाइट है वो वेव नहीं है। नॉर्मली हम जानते हैं लाइट वेव होता है, ठीक है, तो वेव नहीं है, वो एक क्वांटाइज्ड है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। ठीक है, अब क्वांटाइज्ड है, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का कुछ तो नाम होना चाहिए ना। जैसे हम किससे बने, एटम से बने, तो हम मतलब उन पार्टिकल्स का नाम क्या है, एटम्स है। ठीक है, तो वैसे ही लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना, उनको क्वांटा उन्होंने बोला था। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो तब उन्होंने क्या दिया था कि ये जो फोटॉन्स है, हर चीज़ का एक एनर्जी होता है, एनर्जी होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उन फोटॉन्स का एनर्जी निकालने का उन्होंने फॉर्मूला दे दिया था। ठीक है, एनर्जी जो होता है एक फोटॉन का, वो होता है H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका उन्होंने एक वैल्यू भी दिया था, पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, और H इंटू एफ क्या होता है, उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नॉर्मली हम क्या बोल रहे हैं, डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब एक चीज एक टाइम पे दो नेचर शो करेगी। ठीक है, तो अगर वेव नेचर शो करेगी तो उसका फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ भी होगा, ये तो आपको पता है। तो जो उसका फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने से उसका जो एक जो मतलब जो क्वांटा है, एक जो फोटॉन्स है, उसका एनर्जी हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो क्वांटम जो टर्म है ना, ये क्वांटम टर्म इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये फिक्स्ड है। मतलब ये जो फोटॉन्स है, इस फोटॉन्स को आप मतलब जो भी लाइट होगा वो कुछ पर्टिकुलर इंटीजर नंबर ऑफ फोटॉन्स से ही कंस्टिट्यूट हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकते कि 1.5 फोटॉन्स मिलके कोई लाइट बन रही है। ठीक है, मतलब 1 2 3 इंटीजर नंबर ही हो सकते हैं, इसलिए वो फिक्स्ड है। मतलब उसको वापस आप नहीं तोड़ सकते, आधा नहीं कर सकते, पौना नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला है। अब HF को आप क्या लिख सकते हैं, hc/λ। F क्या होता है, c/λ, ये तो आपको सबको पता है। c स्पीड ऑफ लाइट, इसका वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप ये जो फॉर्मूला है E = H × F, hc/λ, इसको आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जेई के लिए, तब आप इसको सिंपली इस फॉर्म में लिखेंगे, तब आपको बहुत फायदा होगा। इधर देखिए, इसका जो यूनिट होगा वो जूल में होगा। ठीक है, जो पहले वाला फॉर्मूला है, लेकिन ये वाला जो यूनिट है देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का ही यूनिट है। तो ये यूनिट बराबर होता है वैक्यूम में, जब आप वैक्यूम में किसी भी दो पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, वैक्यूम में अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट है, और तब आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्सेलरेट करके ले जाएंगे, तो जो वो एनर्जी एक्वायर करेगा, ठीक है, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, आसान है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके ज्यादातर सवाल जो है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके सॉल्व होंगे, इसलिए ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट, इस वाले फॉर्मूला में आपको क्या करना है, आपको ऊपर सीधा 12,400 लिखना है, नीचे आपको क्या करना है, वेवलेंथ लेना है। ठीक है, मतलब जो भी वेव है, इधर क्या ले रहे थे हम, फ्रीक्वेंसी ले रहे थे एक वक्त पे, फिर इसको वेवलेंथ से भी फॉर्मूला है, लेकिन इधर पे आपको क्या करना है, वेवलेंथ लेना है, लेकिन इन नैनोमीटर्स पे लेना है। अब जिनको नैनोमीटर पता नहीं वो बता देता। मिलीमीटर क्या होता है आपका, 10⁻³ मीटर, माइक्रोमीटर 10⁻⁶, नैनोमीटर 10⁻⁹। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए, बहुत काम का चीज है। ठीक है, आंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻10 मीटर, और पिकोमीटर जो होता है आपका 10⁻12। तो आपको वेवलेंथ जो भी हो उसको आपको नैनोमीटर में कन्वर्ट करके, मतलब 10⁻9 मीटर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको नीचे लिखना है, ऊपर 12,400 लिखना है, और जो भी वैल्यू आएगा डायरेक्टली आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। और एक बात बहुत ही जरूरी जो मैं बताना भूल गया था,
ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको जब आप जूल पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब आप जूल पे कन्वर्ट करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, ठीक है। बहुत कम, मतलब बहुत कम होता है, मतलब एक जूल में आपका कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो जब भी आपको एनर्जी में कन्वर्शन करना होगा, मतलब जैसे आप आंसर जूल में निकाल रहे हो, हम लोग बाद में न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, और आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो लास्ट में आप इसको यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने देख लिया फोटॉन्स कैसे कब डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन, फोटॉन्स होते कैसे, क्या है। सबसे पहला बात, फोटॉन का जो रेस्ट मास होता है 0। रेस्ट मास का मतलब कोई भी चीज़ जो रेस्ट में होती है, जैसे मैं अभी स्टील हूँ, ठीक है, फिर भी मेरा एक मास है ना, लेकिन फोटोन ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल मैटर की तरह बिहेव नहीं करता, उसका रेस्ट मास जो है वो 0 होता है। बट रिलेटिविस्टिक मास इज नॉट 0। रिलेटिविस्टिक मास का मतलब जब कोई भी चीज़ मूव करती है ना, मतलब उसका कुछ वेलोसिटी होता है तो उसकी मास अलग होती है। ये आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने बताया था कि कोई भी चीज़ जब मूव करती है तो उसकी मास अलग होती है, उसकी मास मतलब नॉर्मल मास की तरह नहीं होती, ठीक है, उसका मास बढ़ जाता है। सेम फोटोन का जो वो कोई वेलोसिटी, मतलब जो वो मूव करता है, जो लाइट के स्पीड से मूव कर रहा होता है, तब उसका कुछ एक वेलोसिटी होता है, मतलब मास होता है, सॉरी, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन है, सबको पता है, E = mc²। तो इसको हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है। फिर हमने निकाला था हर एक फोटोन के एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, E = h × f। f का मतलब फ्रीक्वेंसी, h × f, इसको 2। अभी हम लोग मतलब दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे, LHS = LHS है तो मतलब राइट हैंड साइड भी सेम होना पड़ेगा, तो mc² = h × f। तो इधर से मास का फॉर्मूला क्या आता है, hf/c²। अभी f को क्या लिख सकते हैं, c/λ, ये हमने देखा था, c/λ, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, c/λ। तो f को जब हम c/λ लिखते हैं तो c से c कैंसिल, मास का वैल्यू h/c × λ। तो फोटोन का मास हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, c हो गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा जो वेव है, उस वेव का जो वेवलेंथ है उसको इधर में पुट करेंगे तो उसका हर एक फोटोन का हमें मास मिल जाएगा। ऑब्वियसली हर फोटोन का मास सेम नहीं होता, उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया। अभी हम लोग मोमेंटम देखते हैं, ठीक है। अभी इस फोटोन का जिसका मास होता है उसका मोमेंटम तो होना पक्का है। मोमेंटम को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, p से डिनोट करते हैं। मोमेंटम = m × c। हम लोग क्या लिखते हैं, नॉर्मल बॉडी का मोमेंटम, मास × वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ मैं। आगे आप लोग देखेंगे कि बहुत तरह का मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, तो इधर लीनियर मोमेंटम m × c, मतलब वो फोटोन का स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए डायरेक्टली c बिठा दिया v की जगह, ठीक है। m × c, m का वैल्यू हमने निकाला था hc/λ, hc/λ × c, c से c कैंसिल, h/λ। तो फोटोन का जो मोमेंटम होगा वो h/λ। आगे हम लोग मतलब जो एडवांस के कुछ चीज़ों पे मतलब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, h/λ। अभी ठीक है, अभी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। फोटोन, अभी हर चीज़ कोई कुछ न कुछ चीज़ पॉजिटिव होती है, कोई चीज़ नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। तो फोटोन क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये क्या करेगा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर आपको इन सब के बारे में इतना कुछ नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप बस याद रख लीजिए कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फोटोन होता है, तो ये कुछ भी नेगेटिव फील्ड से भी, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। फिर तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है स्पीड ऑफ फोटोन। स्पीड ऑफ फोटोन हमें पता ही है वो कौन सी स्पीड से ट्रेवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट, इसीलिए इधर पे हमने रिप्लेस कर दिया था v को c से, ठीक है। फिर चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी ऑफ फोटोन जो होती है, मतलब इंटेंसिटी, अब अगर आसान भाषा में देखें तो इस रूम में जो भी लाइट है, ठीक है, अभी आपने एक लाइट लगाई, ठीक है, और रूम में कुछ आपको सब कुछ ऐसे साफ दिखाई दे रहा है। अगर आप अभी 5 लाइट लगा देंगे, ठीक है, 5 लाइट लगाने तो क्या होगा, पूरा रूम बहुत ब्राइट हो जाएगा। तो वो क्या किया हमने, इंटेंसिटी बढ़ा दी रूम की, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है। तो अगर फोटोन का मतलब क्या हमने क्या देखा कि लाइट की जो छोटी छोटी पार्टिकल है उसको हम फोटोन बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक बल्ब जलाई, उससे लाइट आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, फोटोन्स बहुत सारे आ रहे हैं। अभी उस लाइट की पावर को बढ़ा दिया हमने, बहुत ब्राइटनेस बढ़ा दिया, तो क्या होगा, क्या हर एक फोटोन्स का एनर्जी बढ़ जाएगी, नहीं,
नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बल्ब हमने लिया 50 वाट का बल्ब है, ठीक है, आपको तो वाट पता ही होगा, जो नॉर्मल हमारे आजकल के एलईडीज आते हैं 10 वाट का 12 वाट का आता है, 50 वाट का बल्ब है, इससे मान लीजिए आप 100 फोटोन्स निकल रहे, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया, 100 वाट्स का बल्ब लगा दिया, तो पावर पूरा बढ़ गया, रूम में लाइट भी ब्राइट हो गया पूरा। तो क्या होगा, जो भी फोटोन्स है ना आपके इधर पे 200 हो जाएंगे, 200 फोटोन्स हो जाएंगे, ठीक है। आपका ऐसा नहीं होगा कि हर एक फोटोन्स का एनर्जी बढ़ गया। फोटोन्स का एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, इक्वल टू hc/λ या फिर h इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी पे या फिर वेवलेंथ पे। अगर आपने लाइट की पावर बढ़ा दी, इसका मतलब ये तो नहीं उस लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया या फिर वेवलेंथ चेंज हो गया। अगर ये दोनों चेंज नहीं हुआ तो इसकी एनर्जी तो कांस्टेंट रह गई ना। अगर एनर्जी कांस्टेंट रह गई और आपको ज़्यादा पावर चाहिए, आपको ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोटोन्स को लाना पड़ेगा। इसीलिए नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होती है, बहुत ज़रूरी है और आपको मतलब बहुत काम आएगा, ठीक है, आगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो आप देखते हैं फोटोन काउंट एमिटेड बाय ए सोर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो कितनों को मोल कॉन्सेप्ट आता है, मोल कॉन्सेप्ट मतलब हर एक मोल पे कितना एटम होता है, एवोगाद्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 नंबर का एटम्स होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जब फोटोन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, लाइट का छोटा छोटा पार्टिकल्स फोटोन्स, तो उसका भी कुछ एक नंबर होगा कि कोई भी बल्ब अगर हमने जलाया तो पर सेकेंड ये कितना फोटोन्स छोड़ रहा है। वेव तो हमें तो पता है ये कंटिन्यूअस होता है, ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये फोटोन्स कितना छोड़ रहा है, इसको अगर हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक बल्ब है, ये पी वाट का बल्ब है, जैसे आपके घर पे होता है 10 वाट 12 वाट, ये पी वाट का बल्ब है, ठीक है। तो एक चीज तो आपको पता है, पावर क्या होता है, एनर्जी पर टाइम, मतलब एनर्जी कितना एनर्जी निकल रहा है पर यूनिट टाइम, या फिर कितना एनर्जी खर्च हो रहा है पर यूनिट टाइम, उतना उसका पावर होता है, ठीक है। तो ये पी वाट का हमने बल्ब ले लिया और ये हमें पता है एक फोटोन के एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = hc/λ, ठीक है। तो अगर ये बल्ब पी वाट का है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सोर्स इज एमिटिंग, ये सोर्स है, बल्ब है, सोर्स इज एमिटिंग लाइट एनर्जी इक्वल टू पी जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड सोर्स छोड़ रहा है, तभी इसका पावर कितना हुआ है, पी हुआ है। ये तो इस फॉर्मूला से आपको पता चल रहा है कि लाइट एनर्जी पी जूल पर सेकेंड ये छोड़ रहा है, ठीक है। तो पर सेकेंड अगर पी जूल ऑफ एनर्जी ये छोड़ रहा है और एक फोटोन का एनर्जी इतना होता है, तो टोटल एनर्जी जितना ये पर सेकेंड छोड़ रहा है डिवाइडेड बाय एक फोटोन का एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। पर्टिकुलर इस बल्ब से जो लाइट जा रहा है उसका अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो एक फोटोन का एनर्जी कितना होगा, ई, P/E। तो टोटल एनर्जी P/E, तो हम लोग को नंबर मिल जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P = E के जगह पे hc/λ, लैम्डा को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है, लैम्डा। तो ये जो ओवरऑल फॉर्मूला है P/hc, इससे आपको क्या पता चल जाएगा, डायरेक्टली इधर पे जो लाइट का लैम्डा है, जो लाइट है उस लाइट का लैम्डा अगर आप डाल देंगे, इधर h के जगह में प्लैंक कांस्टेंट रख दीजिए, c के जगह में आप स्पीड ऑफ लाइट रख दीजिए, और p क्या है, जो पावर बल्ब का है वो दिया हुआ है, तो उससे आपको नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर इस छोटे से लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इन 10 आवर, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इन 10 आवर, 10 घंटे में बाय ए 60 वाट सोडियम लैंप। कोई भी एक लैंप है, लैंप मतलब कोई भी एक सोडियम लैंप को एक बल्ब समझ लीजिए, ठीक है। इसका पावर क्या दिया हुआ है, 60 वाट का है, ठीक है। और ये जो लाइट है इसका हमें वेवलेंथ चाहिए होता है, तो वेवलेंथ दिया हुआ है 5893 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो सबसे पहले एकदम आप तो पहले अगर आपको आता है तो पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर आप सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो वेवलेंथ है लैम्डा, उसको हम लोग एकदम सिंपल टर्म में लिख लेंगे, 5893 × 10⁻⁻10 ये मीटर, ठीक है। अब क्या देवा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इन 10 आवर, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना है, hc/λ, ठीक है। h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, hc/λ, लैम्डा आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर एनर्जी ऑफ वन फोटोन इतना है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स n, नंबर ऑफ
photons emitted in 1 सेकेंड, हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या होगा P/hc इंटू लेमडा, ये थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला निकाला था, P/λ इंटू hc। P आपका क्या दिया हुआ है, P आपका दिया हुआ है 60 वाट, आप उधर 60 रखिए, नीचे H और C का वैल्यू हम लोग क्लास में रखेंगे, ठीक है, इंटू लेमडा जो भी है, लेमडा हमें दिया हुआ इसका वैल्यू, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 10 आवर, ठीक है। सबसे पहली बात 10 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 10 आवर इक्वल टू 10 इंटू 60 इंटू 60, यह क्या होगा 60, ये मिनट का, ये सेकंड का, ठीक है, इक्वल टू 36000 सेकंड, ठीक है। 10 आवर में 36000 सेकंड होता है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 10 आवर इक्वल टू 60, ये एक सेकंड में इतना है, तो इतने सेकंड में कितना होगा 60/h इंटू सी इंटू लेमडा इंटू 36000, ये जितना वैल्यू आएगा, ठीक है। अब इधर पे h इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 रखिए, c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ रखिए, और आप सॉल्व करिए, तो ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 6.40 इंटू 10⁻24 फोटॉन्स। ये आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व करके यही आना चाहिए, जस्ट वैल्यू बिठा दीजिए, ठीक है। तो आज हमने देखा मतलब कि लाइट का दो नेचर होता है, एक फोटोन जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं, जो पार्टिकल नेचर होता है, फिर सब कुछ फोटोन्स के बारे में देखा, फोटोन का नेचर देखा, फोटोन का मास, मोमेंटम, फिर हमने फोटोन काउंट कैसे करते हैं वो भी देखा, ठीक है। ये छोटा सा लेक्चर था, आगे के लेक्चर में और भी कुछ चीज़ें देखेंगे जो कि चैप्टर्स में है। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, आगे का लेक्चर आने वाला है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, यूनिकॉर्न एकेडमी, और थैंक यू।